नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। आज हम बात मकान पर ही करेंगे और इसलिए इस शेर से शुरुआत करते हैं और इसके जड़ पर जाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर मैं इस खबर के बारे में बताऊं तो हाल ही में तृप्ति देवरुखकर नामक एक लड़की हैं। ये मुंबई में रहती हैं और मुंबई के ही मुलुंड इलाके में इन्हें एक घर चाहिए था। ये मुंबई महाराष्ट्र से ही आती हैं, मराठी हैं, और जिस सोसाइटी में ये गई मुलुंड में, वहाँ पर उनसे ये कहा गया कि इस सोसाइटी में हम कोई भी जो मराठी हैं या महाराष्ट्र के हैं उन्हें हम जगह नहीं देंगे। सोचिए, मुंबई में हो रहा है जहाँ पे कहा जा रहा है कि मराठी मानुस के लिए हमारे पास जगह नहीं है। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया, ये वीडियो वायरल हुआ। जिन लोगों ने ये किया उनके ऊपर कार्रवाई की गई, सोसाइटी पर कार्रवाई की गई, और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा उठने लगा है कि कौन तय करेगा कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। लेकिन आज हमें लगा कि इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है इसके जड़ में जाने की कि आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई। क्या ये पहली बार है कि जब इस तरह से किसी से कहा गया कि आप यहाँ पर घर नहीं रह सकते हैं या आपको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा? जवाब है नहीं। कई सालों से दोस्तों, मुंबई सहित देश के अलग अलग जगहों पर, ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, उन्हें उनके मुंह पर कह दिया जाता है कि इस सोसाइटी में मुस्लिम्स अलाउड नहीं हैं। शायद अगर उस समय कोई कार्रवाई की गई होती या उस समय कोई इनके लिए बोला जाता या कोई बोलता, तब शायद जो आज हो रहा है वो नहीं होता। लोगों को उस समय हिम्मत मिली, इसलिए पहले ये मुसलमानों के पीछे आए। अब ये मराठी मानुस या महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको ही कह रहे हैं कि आपके लिए जगह नहीं। हमारे साथ कुछ साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि हर किसी ने कहीं ना कहीं अपना अपना एक एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये केवल घर की बात नहीं है, ये क्या खाएंगे, ये क्या पहनेंगे, ये क्या करेंगे, ये भी अगर कोई और तय करेगा तो ये कैसे चलेगा। इस देश में अगर संविधान उठाकर देखें तो संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी आप किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर एक तो मुसलमान और साथ ही साथ जो दलित हैं, उनसे अगर आप बात करें तो उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग परेशानियां होती हैं। हम लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले शाहिद अंसारी से बात करते हैं। ये खुद एक पत्रकार हैं, मुंबई से आते हैं। क्या आपने कभी इस तरह से भेदभाव घर को लेकर, दूसरे चीज़ों को लेकर फेस किया है? क्या आप लोगों को इस तरह से परेशानी हुई? आप अगर अपना पर्सनल बताएं। देखिए, कैसा है कि मैं अभी जो वारदात हुई है ना, ये वारदात हम देख रहे हैं, तकलीफ़ हमको भी है, लेकिन इसकी बुनियाद कहाँ से हुई, तो मैं अपना खुद का तजुर्बा जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उमूमन क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि कोई रेप्यूटेड जो साइट होती है जिसके थ्रू आप अगर कोई रेंट के घर लेना चाहते हैं, तो उसमें से आजकल जो है नो ब्रोकर है या इस तरह की मकान है। तो मेरा हमेशा से जो रहा है सर्च करने का जो है नो ब्रोकर से रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, नो ब्रोकर से मैंने नंबर निकाला और कहाँ का मुझे घर मिला, भिंडी बाज़ार के एक टावर का। मैंने कांटेक्ट निकाला और उनको जब कॉल किया और उनको नाम बताया, मेरा नाम शाहिद अंसारी है, तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई। साहब, हम मुसलमानों को नहीं देते। तो मैंने उनको यही पूछा कि आप मुसलमानों को नहीं देते और मुसलमानों के एरिया में आप रह रहे हैं सुकून से, लेकिन आपको खुद का सुकून जो है गारत होते दिखाई दे रहा है कि जब आप मुसलमानों को घर देते हैं। तो बोले नहीं हम नहीं देते, हमारा घर हम नहीं देते। तो मैंने ये बात उनसे नहीं की और जाहिर सी बात है कि उनसे आर्गूमेंट करके कुछ मतलब नहीं था। तो मैंने नो ब्रोकर को कॉल किया कि भाई साहब, अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर वो मुसलमानों को घर नहीं देते, तो जैसे आप पूरा क्राइटेरिया आप रखते हैं, ये पूछ के सब आप उसमें फिलअप करते हैं, तो उसमें ये भी एक मेंशन करिए ना कि ये घर नॉन मुस्लिम टेनेंट के लिए नहीं है, या ये घर, अच्छा, और भी 1-2 जगहों पे ये तक भी आया कि आप मुस्लिम हैं तो जाहिर सी बात है आप नॉनवेज खाएंगे, हाँ खाएंगे, तो हम घर नहीं देंगे। तो मैंने नो ब्रोकर को ये बात भी बताई कि आप भैया वहाँ ये मेंशन करिए कि भाई ये घर लेने वाला मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और अगर मुस्लिम है या दूसरे कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो वो नॉनवेज खाने वाला नहीं होना चाहिए। ये तो हर एक पे, चलिए मुसलमान तो मुसलमान होता है, लेकिन नॉन मुस्लिम भी तो नॉन वेजिटेरियन है, तो कहाँ आप रोकोगे? तो नो ब्रोकर भी जो है बड़ी सफाई से कि उनको तकलीफ़ हुई, खेत प्रकट करते हैं, बोला खेत मत प्रकट करिए, आप एक कॉलम बना दीजिए उसमें और उसमें ये बात मेंशन करिए। आज जो उस मराठी खातून के साथ हुआ है, हमको तकलीफ़ है, अफसोस है, जाहिर सी बात है कि जब उसको तकलीफ़ हुई तो अपना दर्द बयां किया, वो रो रही थी, तो उस पर आदित्य ठाकरे ने जो है अपना वो पक्ष रखा और हुकूमत से सवाल किया कि भाई क्या करेंगे आप। उसमें खैर मामला भी दर्ज हो गया, सब कुछ हो गया,
लेकिन अहम सवाल यही है कि इसकी बुनियाद, ये जन्मा कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अगर आप ये चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको जब मुसलमानों के जो लोगों के बैचलर के साथ भी दिक्कत होती है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पे जो है वो मुसलमानों को लेके है। तो आप अगर वहाँ पे जो दर्द आज आप महसूस कर रहे हैं, यही दर्द आप पहले महसूस कर लेते तो शायद हो सकता है ये नौबत नहीं आती। लेकिन मसला यही आता है कि हम दर्द महसूस करने में भी नज़रियात का हमारा इख्तिलाफ होता है। हम वहाँ पे भी देखते हैं वो मराठी महिला है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, ऐसा नहीं है। तकलीफ़ सबके लिए आपको बराबर होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और ये काफ़ी अहम बात है। और ये जो नॉनवेज वाली बात कही है, ये आप में से कई लोग अगर मुंबई में रहते हैं तो ये बाकायदा पूछा जाता है। और ऐसे कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, अगर आप कहीं से ऑनलाइन मंगाते हैं तो खाना चेक किया जाता है कि कहीं उसमें नॉनवेज है या नहीं। सवाल यही है दोस्तों कि इसका अधिकार किसने दिया हुआ है। सर, आपसे बात करें, आपका भी नाम बताइए कि आप या आपके जो दोस्त हैं वहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि खाने पीने को लेकर या फिर और किसी चीज़ को लेकर भेदभाव होता है। आप पहले अपने नाम के साथ बताइए। सर, मेरा नाम नईम है, मैं सोशल वर्कर हूँ। सर, 1 महीने पुराना वाक़या है। हमारी ऑफिस पे स्टाफ रहते हैं, वो उत्तर भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश बस्ती के रहने वाले। तो उनका लड़का वहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम सीखता था, तो उन्होंने उनको मुंबई बुलाया। तो मुझसे कहा, तो मैंने 1-2 दोस्त से रेफरेंस ले करके उनको एक जगह इलेक्ट्रिक की दुकान पे हमने भेज दिया। तो वहाँ पे वो गए, पहले दिन हो गए, उन्होंने जॉब वगैरह किया। सुबह 10 बजे गए, शाम में 8 बजे वापस आ गए। दूसरे दिन वो बेचारे अपना टिफ़िन ले करके गए कि दोपहर में मैं कुछ खा लूँगा। तो जब वो अंदर गए, वहाँ पर टिफ़िन वगैरह रखा, तो उनके जो मालिक थे, ओनर ने कह दिया कि आप जो है टिफ़िन जो है बाहर खा के आना। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं बाहर खा लूँगा। सर, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रात में जाने लगे तो बोले आप कल से जो है टिफ़िन मत लाइएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं उस समाज से आते हैं। मैं उस समाज का नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि हर समाज में 1% ऐसे लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को ये आप टिफ़िन लेकर मत आइएगा और हमारी ऑफ़िस के अंदर खाना मत खाइएगा। तो वो आ गए वापस और उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करिए, जहाँ पे हमको खाने की आज़ादी ना हो ऐसी जगह बेटा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कहीं दूसरी जगह आपका जॉब लगा देते हैं। उसके बाद वो गए और उन्होंने कह दिया कि सर, मेरा जो 3 दिन की मेरी पगार होती है आप दे दीजिए, मैं कल से नहीं आऊँगा। तो सर, मेरा ये बोलने का मकसद ये है कि आज देखिए नफ़रत कहाँ तक पहुँच चुकी है हमारे इस मुल्क में। गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाने जाने वाला हिंदुस्तान, आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं सर। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या बोलते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय में भारत की कौन सी छवि पेश कर रहे हैं सर। मैं ये बोलना चाहूँगा, जहाँ पे इंसानों में बराबरी का सुलूक ना हो, हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा देश कहाँ जा रहा है सर। मैं खाली ये बात करना चाहूँगा। ये बहुत सही बात है कि इंसानों में आप बराबरी कैसे नहीं कर सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अपना टिफ़िन नहीं ला सकते। आप एक ऐसे धर्म से आते हैं जहाँ पे आप नॉनवेज खाते हैं, तो आप वो टिफ़िन नहीं लाएंगे कि आप अंदर आके खा सकें। अगर इस तरह के हालात हैं तो क्या ये केवल किसी एक महिला को या केवल मराठी मानुस को मुंबई में घर देने वाला मसला नहीं है। इस वीडियो के ज़रिए हम वही बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें सालों से एक समुदाय के साथ, एक कौम के साथ हो रही है, लेकिन उस पर शायद कोई ध्यान नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता। इसलिए हम यही सारी बातें करके आपको बताना चाहते हैं उन हकीकतों के बारे में शायद जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसे इस तरीके से हम बताने की कोशिश करें, चाहे वो एक पत्रकार ही क्यों ना हो या फिर एक सोशल वर्कर क्यों ना हो या बाकी लोग हों। आप लोगों ने इस तरह से देखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से आप लोग सोचते हैं, या फिर जब इस तरह की चीज़ें कही जाती है कि आप लोगों को घर नहीं दिया जाता, फिर कहते हैं कि सब मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक तरफ आप घर नहीं देते हैं, फिर कहते हैं ये सभी एक साथ घेटोज में रहते हैं। अगर ये चाहें भी तब भी अगर आप घर नहीं देंगे तब तो जहाँ पर घर मिल रहा है वहीं पर सब साथ में रहेंगे, ये जाहिर सी बात है। तो इसे आप लोग किस तरह से देखते हैं, एक एक कर ये जो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं? देखिए, समाज में तो बुराई फैलती जा रही है, ये दिखती हुई बात है। जो समाज के ठेकेदार है उन्होंने इसको बहुत बढ़ाया है। थोड़ा सी फटा हुआ था उसको फाड़ के एकदम वो किया हुआ है। अब कहीं अजान का मुद्दा है, किसी को तकलीफ़ होती है तो मस्जिदों में अजान बंद कर दी जाती है। एक कंडक्टर अगर किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए बस रोकता है तो कंडक्टर को ड्यूटी से निकाल दिया जाता है, उसको सुसाइड करना पड़ता है। ये समाज कहाँ किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक कंडक्टर अगर 5 मिनट की नमाज़ के लिए उसने बस रोका और उसको सुसाइड करनी पड़ गई, तो हम, और वो भी अपने हिंदू भाई उसका। तो ये मोदी जी आने से पहले पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे। अभी मैं कुछ दिन पहले यूपी की तरफ गया बाय रोड,
जो जानवरों की स्थिति है वो देख के हमारे पानी आँख में आता है। रोड पे पड़ी हुई है, उनके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। सिर्फ ये घर का मुद्दा नहीं, ये सारा मुद्दा जो है, घर के अलावा भी जो दूसरे मुद्दे, ये सब एक दूसरे से लिंक है। हम इस समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं? आपस में नफरतें पैदा करके क्या मिलना है? अगर किसी को घर नहीं दिया गया तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को उसके लिए अफसोस है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और जिनके ऊपर गुजरती है शायद वही इस अफसोस को समझ पाते हैं। इसलिए हमने ये कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचें और आपको बताएं कि हालात कैसे हैं। और ये केवल मुंबई की बात नहीं है, आप देश के कई जगहों पर आप जाएंगे, वहाँ पर ये एक अनरिटन रूल होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान में तो लिखा गया है कि आप इस तरह के भेदभाव नहीं कर सकते, तो वो ये सारी चीज़ें जैसे कि वेबसाइट पर नहीं लिखेंगे, लेकिन जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको वो घर नहीं देंगे। सवाल ये है कि अगर आपको घर किराए पर देना है तो आपको क्या इतना फ़र्क पड़ता है कि वो कौन से धर्म का है, या वो उस घर में वेज नॉन वेज खा रहा है या नहीं खा रहा है, या फिर वो महाराष्ट्रियन है, उत्तर भारतीय है, कोई भी हो, क्या इस तरह का भेदभाव किया जाना चाहिए? और इसका सबसे ज़्यादा जिन पर असर पड़ा है, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, आप लोगों ने जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, और ये एक बार केवल एक चीज़ को लेकर शुरुआत नहीं होती, यानी ये घर से शुरू हुई है, लेकिन ये जो नफ़रत है मुजफ्फरनगर में हम देखते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे एक हिंदू बच्चे से कहा जाता है मारने के लिए, उसे लेकर चीज़ें हो रही हैं, या फिर ये सारी चीज़ों को देख के, या आप लोगों को जिस तरह से मना किया जाता है कोई चीज़ लेने, फिर आप लोगों के विचार किस तरह से आते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं, या फिर किस तरह से आगे अपने आप को इस देश में देखते हैं? देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि आर्टिकल 15 सबको इजाज़त देता है, हम लोग जब विदेशी लोगों के सामने बात करते हैं तो ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं, लेकिन जब अंदरूनी मुल्क आते हैं तो सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो मुसलमान है। मुसलमानों को हम टारगेट करते हैं, सबसे आसान वो टारगेट जो है मुसलमान है। इससे पहले जब वो मराठी और मद्रासियों का जो मुद्दा चला वो सियासी मुद्दा था, लेकिन अब ये मुद्दा समाजी हो चुका है। इन कुछ मज़हब के लोगों ने एक ठेकेदारी ले ली है अपनी ताकत, और ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता आने के बाद वो समझते हैं कि हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं। हर जगह देखिए, त्योहारों की जब बात होती है तो उसमें ये होता है कि इस 10 दिनों में नॉन वेज नहीं चलेगा। अरे भाई, हर आदमी को अपनी आज़ादी है, वो क्या खाएगा क्या पिएगा वो तय करेगा। आप तय करने वाले कौन हैं? आप अपने धर्म का सही पालन करिए ना। आपका धर्म बहुत अच्छा है तो आप इंसानी तर्ज पर लोगों को तरगीब दें कि वो बताएं कि हम अच्छे मज़हब को मानने वाले लोग उस पर अमल करें। आप दादागिरी से तो कबूल करवा नहीं सकते। आज मुसलमानों के साथ तो मामला बहुत ही अजीब गरीब है। लोग बताते हैं कि जिस तरीके से सफ़र में दुश्वारी होती है, आपको हैरत होगी। मेरा नवासा छोटा वो बड़ौदा जा रहा था तो उसकी मम्मी से कहा कि मम्मी नॉन वेज रख लेते हैं अपने खाने के लिए, तो फिर उसी बच्चे ने कहा कि नहीं मम्मी नॉन वेज नहीं रखेंगे। कभी ट्रेन में किसी ने देखा कोई हमको मारा तो, मतलब उस छोटे बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि नॉन वेज अगर हम ट्रेन में खाते हैं तो हम पर हमला हो सकता है, क्योंकि उसने देखा है। उसने भी, उस 8 साल के बच्चे ने भी अपने आप को हिंदू और मुस्लिम का फ़र्क महसूस किया है। तो ये नफ़रतें हैं ना, यहाँ की जड़ों में डाल दी गई है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम जब एक मतलब ये तो सियासी दुश्वारी और मजबूरी है कि जब हम कुछ कर नहीं पाते तो नफ़रतों की दीवार पे चढ़कर हम सत्ता की इमारत तैयार करते हैं। ये एक बहुत बुरा हाल है इस मुल्क का। बिल्कुल, और ये काफ़ी अहम बात है। आप सोचिए कि अगर एक 8 साल के बच्चे को ये भेदभाव समझ में आ रहा है, और केवल ये मुसलमानों की बात नहीं है, जैसे कि मैंने कहा दलितों की बात है। अगर आप बैचलर हैं आपको घर नहीं मिल पाएगा, अगर आप सिंगल मदर हैं या डिवोर्स औरत हैं आपको घर नहीं मिल पाएगा। सवाल ये है कि ये तय करने वाला कोई दूसरा शख्स कौन हो सकता है, और इसमें जिस तरह से माइनॉरिटी ने ये सारी चीज़ें झेली हैं। सर, आप इनके दोस्त हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष चौहान है। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, एज अ मेजॉरिटी, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं और बहुत सारे लोग हैं, और जिस तरह से माइनॉरिटी पर इस तरह का असर हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है कि एज अ मेजॉरिटी क्या नफ़रत इतनी फैल गई है, या आप किस तरह से इसे देखते हैं? जगह जगह पर इस तरह की नफ़रत आप देख पा रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी माइनॉरिटी को लेकर? मैं इस चीज़ को थोड़ा अलग ढंग से देख रहा था। कल मैं जब वो वीडियो देखा तो तृप्ति देवरुखकर के साथ जो अन्याय हुआ, मैं तो इसको अन्याय ही बोलूँगा, तो उसने तो अपनी जंग जीत ली। जो तृप्ति देवरुखकर जी जो है उसने अपनी जंग जीत ली, और एक पॉलिटिकल पार्टी आके उन लोगों से माफ़ी मंगवाई, फिर वो कानूनी कार्रवाई भी हो गई। लेकिन जब मैंने उनके आँखों में जब आंसू देखा ना सर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो आंसू है ना, हर महाराष्ट्रियन जो मराठी है, जो महाराष्ट्र में जो रहते हैं ना, उनके आँख में ये आंसू होना चाहिए था। वो तब होना चाहिए था जब फॉक्सकॉन जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात गया।
SBI का हेड क्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र से गुजरात गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेड क्वार्टर है वो महाराष्ट्र से गुजरात गया, IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर जो है वो मुंबई में होना तय हो गया था, तकरीबन 80-90% सब काम हो गया था, वो एक बैग गुजरात जाता है। तब ये मराठियों के आँख में वैसे आंसू आना चाहिए थे और मराठियों ने वो जंग जीतना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में लाना चाहिए था। अच्छा, ये सब होने के बाद हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो है उदय सामंत जी, उन्होंने फ़ौरन कहा था फॉक्सकॉन गया तो क्या है, वेदांता गया तो क्या है, हम लोग इससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाएंगे। अच्छा, लाएंगे इस बात को मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं आपके माध्यम से ही अपने जो CM साहब है एकनाथ शिंदे जी और उदय सामंत जी, उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने वो जो वादा किया था उसका क्या हुआ। महाराष्ट्र की जनता कब तक ऐसे आंसू तृप्ति जी जैसे रोते रहेंगी? ये काफ़ी अहम बात है। ये केवल जो डिवीज़न है ये धर्म के बीच में नहीं किया गया है। अभी हम रिपोर्ट भी करते हैं जितने भी पत्रकार हैं कि किस तरह से स्टेट्स के बीच में लोगों को एक दूसरे में इतना बांट दिया गया है कि उसका असर अभी आपको सोसाइटी में देखने मिलता है, टिफ़िन बॉक्स में देखने मिलता है, वो क्या पहनते हैं उसमें देखने मिलता है। जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनना चाहिए, अगर वो कहते हैं कि वायलेंस करने वालों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80% वर्सेस 20% अली वर्सेस बजरंगबली की बात करेंगे तो इसका असर हर जगह पे देखने मिलेगा। शुरुआत और सवाल वही है कि इसकी शुरुआत होती है मराठी मानुष से नहीं, इसकी शुरुआत हुई मुस्लिम समुदाय से। ये कई सालों तक चली और शायद आगे भी चलेगी। उन्हें घर नहीं दिया जा रहा है, उन्हें चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और इसलिए जो लोगों ने पहले मुसलमानों को मना किया या कहा कि आपको घर नहीं दे पाएंगे, अब शायद उनकी हिम्मत और बढ़ गई। इसलिए अब मुसलमानों के आगे बढ़कर अब वो कह रहे हैं कि मुंबई में जो मराठी मानुष हैं उन्हें भी हम घर नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या केवल वही लोग जिम्मेदार हैं या आप और हम भी जिम्मेदार हैं कि जब पहले अन्याय हुआ क्योंकि वो दूसरे समुदाय के थे तो हमने कुछ नहीं कहा, अब जब हमारे समुदाय के हो गए तब हम चीज़ें कह रहे हैं। और अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो अभी तो मराठी मानुष पर आए, फिर कहेंगे आप कौन से प्रांत से आते हैं उसके बेसिस पर हम तय करेंगे, आप कौन से जात से आते हैं हम उसके बेसिस पर तय करेंगे, आप काले हैं या गोरे हैं हम उसके बेसिस पर तय करेंगे। ये जो डिवीज़न है ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा अगर सवाल नहीं उठाया गया तो जहाँ मेजॉरिटी की बात सब कर रहे हैं, हमने सोचा कि जो माइनॉरिटी समुदाय के साथ में जो भेदभाव हो रहे हैं जिसके बारे में शायद कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है, वो इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप में से भी क्या बाकी लोगों ने इस तरह के अन्याय या इस तरह से डिवीज़न पेश किया, इसके बारे में भी बताइए। या आप अभी भी मानते हैं कि अगर मुझे घर किराए पे देना है या तो आप किराए पे ना दें, अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो आप इस तरह के नियम या इस तरह से अगर डिवीज़न करते हैं तो इससे एक सवाल जो उठना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि देश किस तरफ जा रहा है। ये विचार मेरे साथ आप भी कीजिए। बहरहाल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी साझा करें। इस तरह के ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है उसे हम आपके सामने लाने की कोशिश बार बार करते रहेंगे। नमस्कार।